हुरिया एयरपोर्ट से निकलकर ताराना निगाहों से इर्द गिर्द देखने लगी। मम्मा, हम किधर जाएंगे? 7 साल बच्ची ने पूछा। हम एक कुरतुल्लैन आपके मामू पिक करने आ रहे हैं, तो हम उनके साथ उनके घर जा रहे हैं। उसने अपनी चादर को मजीद अच्छे से लिपेटते हुए कहा। फिर गाड़ी पास आकर रुकी और उसमें मौजूद शख्स जल्दी से निकलकर उसकी तरफ आया। हे माइसिस। उसने बाहें फैलाई और फिर उसे सीने से लगाकर माथा चुमा। कैसे हैं आप साथ? फिट फाट, हाय बेबी डॉल। मामू जान जब किसी से मुलाकात करते हैं तो इसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। नन्ही कुरतुल्लैन की बात पर उसकी आंखें फैल गई। माशाल्लाह, ये तो बड़ी समझदार है हुरिया। साहब ने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुरिया ने कहा। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद वो एक आलीशान घर के सामने थे। हुरिया ने नम आंखों से सामने देखा, जहाँ अफरीदी हाउस लिखा था। फिर गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई तो सब अफराद बाहर निकल आए थे। हुरिया सबसे मिलने के बाद अंदर की जाने पड़ गई। उसके आने से अफरीदी हाउस में बड़े अरसे के बाद खुशियां लौटी थी। वो सिर्फ अपने भाई साथ की शादी अटेंड करने आई थी, वो भी तकरीबन पौने 8 साल के बाद। इस दौरान अफरीदी विला में इसके देवर सेव की शादी रामीन से भी थी, जो वो लंदन में थी, और अब साथ की शादी थी। इसके अलावा 2 और शादियां थी उसकी चाचूजाद बहनों की, जो कि अपनी खाला के घर ब्याह कर जाने वाली थी। खाना खाने के बाद लाउंज में सब लोग बैठे सैफ की शादी की वीडियो देख रहे थे। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी, हुरिया ने रामीन से कहा। रामीन ने इस हूरों जैसे हुस्न रखने वाली लड़की को देखा, जिसने अपने सर पर हिजाब ओढ़ रखा था और हिजाब में मुकीद उसकी गुलाबी चेहरा दमक रहा था। आपसे तो बहुत बहुत कम खूबसूरत हूँ, रामीन ने कहा। वो धीमा सा मुस्कुरा दी। फिर इससे पहले तो कोई और बात करते कि यूनानी देवताओं जैसा मगरूराना हुस्न रखने वाला मूसा अफरीदी अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने ध्यान में सलाम किया और फिर बगैर किसी की तरफ देखे अपने रूम की जानिब बढ़ गया। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। सब लोग हुरिया को देखने लगे, जो कि स्मार्ट चेहरा लिए बैठी थी। हुरी, तुम ठीक हो? साद ने उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा। ऑफ कोर्स साद, मुझे क्या होना है, आई एम परफेक्टली फाइन, हुरिया ने कहा। और फिर कुछ देर बाद सब के साथ बैठने के बाद उठकर अपने रूम की तरफ आ गई। उसने अपने दिल को बेकल महसूस किया। फिर उसके जहन में एक आयत खुलने लगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। फिर उसने उठकर सलात हाजत के नफल पढ़े और नवाफिल में उसने पूरी सूरत बकरा पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद उसने जब सलाम फेरा तो सनीला बेगम वहां पर बैठी थी। तौबा है हुरिया, इतनी लंबी नमाज, उकता गई थी मैं, थकती नहीं हो तुम? उसकी सास प्लस मासू ने कहा। हज़रत उवैस करनी फरमाते हैं कि मुझे हैरत में मुब्तला कर देती है ये बात कि अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त इबादत में मसरूफ़ होते हैं और फिर थकते भी नहीं, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात होकर थक जाता है, और मेरी नमाज तो कुछ भी नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज का हाल ये था कि सारी रात रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खड़ी रहती और सुबह गिला करती, "ऐ अल्लाह, तेरी रात इतनी छोटी होगी कि फ़ातिमा की 2 रकतें भी पूरी ना हो पाई।" हुरिया ने कहा। हुरिया, बस कर दिया करो, हर वक्त लेक्चर मत झाड़ा करो, सब सर से गुजर जाता है तुम्हारा लेक्चर। उनकी बात पर हुरिया के लबों पर तलख मुस्कुराहट तैरने लगी। तो आज भी आप मुझे गलत कहती हैं? हुरिया ने फीके लहजे में कहा। हाँ, तो गलत ही कहेंगी ना। इसे मॉडर्न लड़कियां पसंद थी, मगर तुमने हमेशा उसकी बात को पसे पुछ डाला। सुनीला ने भी गुस्से से कहा, मम्मा प्लीज, मुझे इस पे बात नहीं करनी और आप मेरे जख्मों को करीदे मत। हुरिया ने कहा, जख्म तो मेरे साथ को लगे हैं, 7 साल से तनहा जिंदगी जी रहा है, तुमने इसे दुख के अलावा दिया ही क्या है? सनीला ने तब कर कहा। हुरिया ने बगैर कुछ कहे सर झुका लिया। इस पर कोई असर नहीं हुआ और नापा। अनीला ने तब कर कहा। फिर वो दोनों उठकर बाहर निकल गई। सब लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि अमारा की गाड़ी पोर्च में दिखाई दी। हेलो एवरीवन, नक्सत से तैयार अमारा पास आकर कहने लगी। हुरिया ने एक निगाह उसके लिबास पर डाली। डीप गला, चुस्त पैंट उसके हर अज़ा को वाज़ह कर रही थी। अमारा हुरिया को देखकर जोर से चौंकी। अरे वाह, मौलानी साहिबा तशरीफ लाई हैं। अमारा ने तंजी अंदाज में कहा। कैसी हैं आप अमारा? हुरिया ने सादा से लहजे में पूछा। बेचारा, मूसा सच में बर्बाद हो गया। वैसे तुम बड़ी आलमा फाजला बनती हो, तो इतना तो मालूम होगा कि शौहर मुजाजिक होता है, तो उसकी बात का हुक्म दर्जा रखती है। ये भी जानती होगी कि जिस औरत से उसका शौहर नाराज हो, उस पर फरिश्ते लान डालते हैं। हमारा ने तंजी अंदाज में कहा। मेरे शौहर चाहते थे कि मैं तुम जैसी बन जाऊं, तो अगर मजाजी खुदा की बात मानती तो मेरे हकीकी खुदा की नाराजगी होती। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जलबाब जैसी चादर को अपने सीने पे फैलाऊं, और मेरे मजाजी खुदा चाहते थे कि मैं अपने हकीकी खुदा की बात ना मानते उनकी बात को मान रख के अपना जलबाब उतार दूं। जब मैंने इस बात से इनकार किया तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी से मुझे दफ़ा होने के लिए कहा। बाकी मैंने इन्हें कह दिया कि अल्लाह का हुक्म नहीं टाल सकती, मगर आज हमारा से शादी करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम आपको इजाज़त देता है।
वैसे भी तुम उनकी आइडल रही हो, तो तुम और वो बिल्कुल परफेक्ट हो। हूरिया ने संजीदगी से जवाब दिया। उसके जवाब पर से नीला ने पीछे खड़े मूसा को देखकर बेचैनी से पहलू बदला, और अमारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। देखा मूसा, तुमने आज ये भी इतनी ही जिद्दी और महदूद सोच की है। अमारा ने मूसा के पास जाकर कहा, लेट्स गो अमारा, हमें डेलीगेट्स के साथ डिनर करना है, तो पहले जाकर प्रेजेंटेशन दे दे। मूसा ने इत्मीनान से बैठी हूरिया को एक नज़र देखकर अमारा से कहा। फिर वो दोनों बाहर निकल गए। हूरिया, तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली हो? अनिला ने नागौरी से कहा। वैसा कब था मॉम? हूरिया ने तलख लहजे में पूछा। उफ, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, अनिला ने गुस्से से कहा। हूरिया बगैर कुछ कहे उठकर अंदर की जाने पड़ गई। मूसा और अमारा ने डिनर किया। फिर वो घर पहुंचे तो अमारा इसे गुड नाइट कहकर अपने पोर्शन की जाने पड़ गई, और मूसा कोट बाजू पर डाले अपने रूम की जाने पड़ने लगा कि उसका दिल को रतुल लैन से मिलने को चाहा। वो दरवाज़ा नॉक करने ही वाला था कि अंदर से आती आवाज़ पर टटका। रतुल लैन बेटा, अब जल्दी से अपना सबक सुनाए कुरान पाक का। 2 दिन से आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा। ओके मम्मा। फिर वो ताऊस तस्मिया के बाद खुशहाली में सूरतुल मुल्क पढ़ने लगी। बाहर खड़ा मूसा साकित जहां तहां खड़ा था। फिर वो बगैर कुरतुल लैन से मिले अपने रूम की जाने पड़ गया। उसके अंदर जैसे बेचैनी ही बेचैनी थी। कितनी देर वो करवटें लेता रहा, फिर उठकर हुरिया के रूम की तरफ आ गया। उसने रूम का दरवाजा धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। उसने कदम रखा अंदर तो हुरिया जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। मूसा बेड की तरफ आया और झुककर कुरतुल लैन का माथा चूमा, फिर उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। मगर साथ साथ गाहे बेगाहे वो हुरिया पर भी नजर डाल रहा था। फिर उसे बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, मगर हुरिया की नमाज इतनी लंबी थी कि मूसा को उकताहट होने लगी। फिर हुरिया ने सलाम फेरकर दुआ के लिए हाथ उठाया, और दुआ मांगने के बाद वो अपने ध्यान में उठकर चादर उठाकर सोफे पर रखकर मुड़ी, तो पीछे बैठे मूसा को देखकर हड़क गई। मूसा उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हुरिया ने साइड से होकर गुजरना चाहा तो मूसा ने एक झटके से पकड़कर उसे सामने किया। बात करनी है तुमसे। हुरिया ने गहरा सांस पड़ा और पीछे होकर सोफे पर बैठ गई। मूसा भी चलता हुआ आकर उसके पास बैठ गया। तुमने मेरी बच्ची के मुतल्लिक क्यों छुपाया? मूसा ने स्पार्ट लहजे में पूछा। जानकर क्या कर लेते आप? हुरिया ने सर झटक कर जवाब दिया। उसके जवाब पर मूसा के माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आए इन पौने 8 वर्षों में। न जाने किस चीज का गुरूर है। मूसा ने उसका बाजू दबोच कर खड़ा कर कहा। असल बात की तरफ आए तो बेहतर है। हुरिया ने नरमी से अपने बाजू को छुड़वाते हुए कहा। जान छुड़वाना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि अब मैं अमारा से शादी करके अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहता हूँ। अब मजीद अपने ऊपर जब्त नहीं कर सकता। तो कीजिए, मैंने कब आपको रोका? हुरिया ने मुतमईन अंदाज में कहा। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। मूसा की बात पर उसने एक झटके से सर उठाया और बेयकीनी भरे अंदाज में उसे देखा कि ये आप क्या कह रहे हैं? हुरिया लब काटते हुए बोली, उस मासूम सी बच्ची पर तुम इतना टॉर्चर कर रही हो और उसे हिफज करवा रही हो। इतनी छोटी उम्र में तुमने उसे इस तरफ लगा दिया। उसका बचपन छीन रही हो तुम। जब उसकी जिंदगी इंजॉय करने का टाइम है तुम उसको इस तरफ लाई हो। वक्त पर सोना, वक्त पर ये करना वो करना। मूसा ने दबे दबे अंदाज में चीख कर कहा, मेरी बच्ची जहीन है तो मैं इसे पढ़ा रही हूँ। ये वो अपने स्कूल के साथ साथ इस चीज़ को कवर कर रही है। मैंने अपनी बच्ची को जब वो अभी मेरे पेट में थी तब से कुरान सुना रही हूँ। दूध पिलाते से मैंने कुरान सुनाया, और आप इसको टॉर्चर कह रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि मैं दीन पर चलती हूँ तो मैं बुरी हूँ? हुरिया ने तड़प कर कहा कि मेरे सामने मिडिल क्लास सोच का तस्करा मत किया करो। मिडिल क्लास सोच? तो आप समझते हैं कुरान और हदीस पर अमल सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले ही कर सकते हैं? क्या हमने अपनी जायदाद की बना पर जन्नत को हासिल करना है, या फिर हमने खुद को बनी इसराइल की तरह अल्लाह के लाडले समझकर कोई भी गुनाह करके जन्नत हमारी ही रहेगी? हुरिया फटी पड़ी। तुम्हारी इन बकवासियात को मेरे पर कोई असर नहीं होगा, और मैं अपनी बेटी हासिल करने के लिए कोर्ट तक जाऊंगा। मूसा ने गुस्से से कहा, फिर वापस मुड़कर वहां से निकलता चला गया। मम्मा, मम्मा उठिए ना, मुझे प्यास लगी है। सूरतुल्लाह के पुकारने पर हुरिया की आंख खुली। उसने उठकर जग उठाया तो उसमें पानी मौजूद नहीं था। तो वो पानी लेने के लिए उठकर किचन की तरफ आई तो सामने मूसा को देखकर रुकी। मूसा, जो कि नूडल्स बनाने के बाद स्वीचेस बॉयल कर रहा था, उसे देखकर उसके माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मूसा ने नागवारी से कहा। सूरतुल्लाह को प्यास लगी तो इसके लिए पानी लेने आई थी। सूरतुल्लाह जाग रही है? मूसा ने हैरानगी से पूछा। प्यास की वजह से उसकी आंख खुली थी। हुरिया ने मुख्तसर जवाब दिया और फ्रिज में से पानी निकालने लगी। मूसा ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। वो बगैर दुपट्टे की थी, और उसके बाल उसकी पुश्त को छू रहे थे। तो बगैर दुपट्टे के अच्छी लगती हो, मूसा ने बेख्तियार कहा। मगर बगैर जलबाब के मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हकीकी खुदा को अच्छा नहीं लगता। इस टाइम कोई मौजूद नहीं था, तो इसलिए बेख्तियारी में अपने कमरे से बगैर चादर के निकल। हुरिया ने स्पार्ट लहजे में कहा।
मूसा ने एक झटके से उसे पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। वो किसी पतंग की मानित उसकी तरफ खींचती चलेगी। क्यों हो तुम इतनी मुंहजोर? पिछली 8 मिनट से लड़ रही हो मुझसे एक नाम नहाद हिजाब की वजह से। मैं भी तुम्हारा मुजाजी खुदा हूँ। तुम मेरी बात मानते हो, ये हिजाब छोड़ क्यों नहीं देती? खुद को मेरे मुताबिक ढालकर अपनी और मेरी ये लड़ाई खत्म करके अपने आप को और मुझे इस सफर से क्यों नहीं निकाल लेती हुरिया? मूसा ने अपनी उंगलियां उसकी पसलियों में व्यवस्थित करते हुए गारा कर कहा, मूसा मुझे दर्द हो रहा है। वो तड़प कर बोली, और जो तुम मुझे दर्द देती हो उसका क्या हुरिया? मूसा ने बेख्तियार उसके माथे से माथा टिका कर कहा, प्लीज मूसा लीव मी। सूरतुल्लैन अकेली है रूम में। वो इससे अपना आप छुड़वाने की तगदो करने लगी। उसकी आंखें नम हो गई थी और उसकी जान लबों को आ गई थी। और जो मैं अकेला हूँ, मूसा ने मखमूर अंदाज में कहा। ओरिया को अपने औसान खता होते हुए महसूस हुए। तो प्लीज मूसा, वो रो देने को थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मेरे करीब आना? मूसा ने अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए खरा कर कहा। ओरिया की आंखों से आंसू झलक उठे। मूसा ने गहरा सांस भरकर आहिस्तगी से उसे छोड़ दिया। वो पानी लिए बिना ही वहां से भागती हुई निकलती चली गई। फिर अगले दिन वो लॉन में बैठी थी कि वो हमारा के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों वहां से चलते हुए अपने कमरे की जाने पड़ गए। और शाम को एक पार्टी रखी गई थी, जो कि साथ की रिंग पहनानी पार्टी थी। और इसमें वो शामिल तो नहीं होना चाहती थी, लेकिन मजबूरन वहां पर आई। और इसने अपना मुकम्मल हिजाब किया हुआ था। और एक साइड पर बैठी अमारा और मूसा को ही देख रही थी, जो एक दूसरे की बाहों में बाहर डाले खड़े थे। उसके अंदर बेचैनी सी बढ़ रही थी। वो बार बार कुरातुल्लैन को देख रही थी, जो उनकी तरफ ही मुतवज्जा थी। उसकी आंखों में मायूसी सी नजर आ रही थी। शायद वो अपनी माँ को उस जगह पर दिखना चाहती थी। फंक्शन से फारिग होने के बाद वो कमरे में आई। आते ही नमाज अदा करने के बाद कुरतुल्लैन को सुलाया और फिर ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर हिजाब की पिनें निकाल रही थी। ये उसी वक्त दरवाज़ा खुलने पर चौंक कर मुड़ी, तो मूसा को अंदर हो दाखिल होता देखकर हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। मूसा ने उसका बाजू थामा और उसे खींचता हुआ ड्रेसिंग रूम में ले आया। तुम इतने तौफीक नहीं है ना कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह अपनी वाइफ के साथ आए थे, तुम इनसे आगे बढ़कर मिल सको। मूसा ने सिर्फ वार्डरोब के साथ लगाते हुए चबा चबा कर कहा, मेरे मिलना था? क्या आपने मिलवाना था? अपने दोस्तों की बीवियों को अलग लेकर आकर मुझसे मिला देते। लेकिन आपके दोस्तों से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। और वैसे भी मैं किसी नाते से मिलूँ आपके सब फ्रेंड्स को? क्या तुम मेरा और आपका रिश्ता इस दहेज पर है? हम एक दूसरे को दूसरों के तारीफ करवाने की ज़रूरत है, बल्कि अपने मुस्तकबिल की होने वाली बीवियों को मिलवाए ना उनसे। हुरिया ने गुस्से से कहा। मूसा इसके गुस्से भरे अंदाज पर मुस्कुराया, तो हुरिया के अंदर तक आग लगी। अच्छा, तो तुम्हें बहुत जलन महसूस हुई कि हमारा के साथ मैं डांस कर रहा था। इसमें तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुम चाहते तुम आज अमारा की जगह होती और पूरी महफिल हमें देख रही होती। मूसा ने उसके हिजाब को उतारते हुए कहा, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, और अमारा जैसा बनने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी होगी अमारा, मगर मेरा दिल जिस बात पर मुतमईन है मैं इसी बात को करती हूँ। हुरिया ने कहा और फिर उसकी साइड से होकर गुजरने लगी कि मूसा ने खींच कर फिर से वार्डरोब के साथ लगाया और हाथ की पुश्त उसके रुखसार पर फेरने लगा। तुम क्या मत हो, जब मेरे सामने इतनी पास होती हो ना तो मेरा खुद से कंट्रोल खोने लगता है। मूसा ने कहा और फिर से बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। हुरिया की जुबान गंग हो गई। मूसा प्लीज, कुर्रतुल्लैन जाग जाएगी। वो तड़प कर बोली। मूसा इस पर झुका तो हुरिया ने घबरा कर आंखें मीच ली। मूसा ने साइड टेबल पर बड़ा जग उठाया और उसका पानी उसके ऊपर उल्टा दिया। हुरिया हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। ये क्या बदतमीज है? तुम्हें क्या लगा था कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ? तुमने जो सोचा वो बहुत गलत सोचा। तुम जो मेरे और अमारा के पास आने पर जल रही थी, तो उस आग को बुझाने के लिए मैंने ये सब किया है। मूसा ने पानी का जग उसके सामने लहराते हुए कहा, मैं कोई नहीं जल रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और अमारा किस तरह एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मगर अफसोस जरूर होता है कि आप महरम गैर महरम की हद को पार करते जा रहे हैं। वो तलख लहजे से बैठते उठते हुए बोली। मूसा ने एक हाथ उसके बाजू मोड़ कर उसकी कमर के साथ लगाकर पकड़े और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोच लिया। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? मूसा ने खरा कर पूछा। मुझसे मुझे दर्द हो रहा है। वो नम लहजे में बोली और उसकी आंखों में तकलीफ से पानी जमा हो गया। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। मूसा ने इसे पीछे धकेलते हुए गुस्से से कहा और फिर वहां से निकलता चला गया। पूरा के कब से रुके हुए आंसू बह पड़े। वो मुंह पर हाथ रख के जमीन पर बैठती चली गई। फिर कुछ देर के बाद उठकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और नमाज पढ़ने के लिए चाय नमाज पर खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद वो उठकर बेड तक आई और बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद कर माजी की अथाह गहराइयों में उतर गई। माजी अफरीदी हाउस के लॉन्ज में कह के गुजरे थे। मूसा अभी अभी लंदन से वापस आया था। वो सब लोग उसके साथ लाउंज में बैठे गपशप कर रहे थे।
वैसे मूसा भाई, आपकी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी? सैफ ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत सारी थी, और एक से बढ़कर एक थी। तो मैंने कभी गिनी नहीं कि कितनी थी। मूसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फल्ला, बस कर दीजिए। अगर मेरी बहन ने सुन लिया ना, तो समझे उसकी नाराजगी पक्की। साहब ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे नाराज लड़कियों को मनाना बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है आपकी, लगता है काफी तजर्बा है। सैफ ने आंख दबाकर कहा, बस कभी गुरूर नहीं किया। मूसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करते, इसी असना में हूरिया अंदर दाखिल हुई। मूसा उसको देखकर हैरान रह गया। हूरिया उसकी एक्सरे करती निगाहों से कंफ्यूज हो गई थी। फिर धीरे से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने सर झुकाकर होली से सलाम किया। ये क्या बनी हुई हो तुम? मूसा ने हंसते हुए पूछा। इसकी बात के जवाब में सर झुका के। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर अंदर की जानी पड़ी, तो मूसा की निगाहों ने इसका दूर तक पीछा किया। इसे क्या हो गया मम? सिंपल सी तो ये रहती थी, मगर अब क्या बन गई है ये? मुझे लगा था ये काफ़ी चेंज हो गई होगी, और यूनिवर्सिटी में जाकर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी हो गई होगी, अमारा की तरह। उन्होंने जस्ट पैंट पहनने वाली सामने बैठी अमारा को देखते हुए कहा, है तो ये मेरी ही यूनिवर्सिटी में फेलो, मगर इसकी दोस्ती जिन लड़कियों के साथ है ना, वो भी सी जैसी है, और बिल्कुल ही इनके रंग में रंग चुकी है। और बहुत बार मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मगर ये मानती ही नहीं। अमारा ने अपनी शहतरंग बालों को झटकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मूसा के चेहरे पर तशवीश बड़े साए लहराए थे। आप लोग ऐसा करें कि शादी की तैयारी करें, क्योंकि मैं सिर्फ मंगनी नहीं करना चाहता। हमारी शादी होगी तो मैं इसे सुधार सकूंगा। मूसा ने सबके सिरों पर धमाका किया। लेकिन मूसा, वो तो अभी पढ़ रही है ना, उसकी पढ़ाई भी बीच में रह जाएगी। अनीला ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। खाला, आप फिक्र मत करें, मैं खुद चाहता हूँ कि अपनी स्टडी कंप्लीट करें, और शादी के बाद मैं खुद इसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्योंकि अगर इसको मजीद इस तरह छोड़ दिया ना, तो ये खुद को बिल्कुल बर्बाद कर लेगी। हालत देखें इसकी, किस तरह की बन गई है ये। मूसा ने कहा, ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। जियाउद्दीन ने कहा, और मूसा आगे के लाहिला अमल के मुतालिक सोचने लगा। एक हफ्ते में मूसा और हुरिया की शादी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, और आज इन दोनों की मेहंदी थी। हुरिया कब से परेशान खड़ी मूसा के पसंद का लाया हुआ मेहंदी का ड्रेस देख रही थी, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा ना होने के बराबर था। फिर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी, उसने वहां से एक हिजाब निकाला, और उसे सर पर लिपेटकर दुपट्टे को सीने से फैलाया और बाहर निकल आई। उसे देखकर पूरे लॉन में मेहमानों में चहमक हुई शुरू हो चुकी थी। मूसा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। ये सब क्या है? मूसा ने झल्ला कर पूछा। क्या हुआ, मैं बुरी लग रही हूँ क्या? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि मूसा का गुस्सा जाग के मन में बैठ गया। उफ यार, जान लोगे मेरी। मूसा ने कहा था। हुरिया ने शर्म से सर झुका लिया। फिर उन्हें इकट्ठा बिठाकर मेहंदी की रस्म पूरी की गई। और फिर कुछ देर बाद हुरिया उठकर अपने रूम की जाने पड़ गई, और अगले दिन उनका निकाह था। निकाह की तकरीब के बाद जब हुरिया को बाहर लाया गया, तो उसने अपना आप चादर से कवर किया हुआ था। मूसा लब खींच कर रह गया। फिर उसे लाकर मूसा के पहलू में बिठाया गया। अरे यार, ये अपना तंबू तो उठाओ, फोटो शूट करने के लिए खड़े हैं। मूसा ने इसके कान के पास खड़े होकर कहा, सॉरी मूसा, मुझे कोई फोटोशूट नहीं करवाना, और मैं नहीं चाहती मेरा चेहरा कोई गैर महरम देखे। उसकी बात पर मूसा पहलू बदल के रह गया। मेरी फ्रेंड वगैरह तुमसे मिलना चाहती है, और तुम ये तंबू ओढ़ कर बैठी हो। मूसा ने दांत पीस कर कहा, तुम मिल लें वो लोग, मैंने मिलने से मना नहीं किया, मैंने बस नकाब ना उतारने से मना किया। वो हतमी अंदाज में बोली, उन सब ने तुम्हें देखकर डर जाना है क्या? तालिबान कहाँ से आ गई है? मूसा ने तल्ख लहजे में कहा, हर एक की अपनी सोच है, और मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। उफ। मूसा ने अपना सर थाम लिया। फिर मूसा के दोस्त उससे मिले बगैर ही वापस चले गए थे। कुछ देर बाद हुरिया को रुखसत करवा के मूसा के कमरे में पहुंचा दिया गया, और मूसा बाहर लाउंज में सर थाम के बैठा था। मूसा, बच्चे, अभी तुम गए क्यों नहीं हो कमरे में? अनिला ने पास आकर पूछा। खाला, आपकी बेटी ने बहुत मायूस किया मुझे। मेरे फ्रेंड ने मेरा और इसका इस कदर मजाक बनाया। मूसा थके थके अंदाज में बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चे आपसे। वो नहीं सुनती, मेरी भी नहीं सुनती, मगर अब मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम इसे मोहब्बत से समझाओगे तो वो जरूर सुनेगी। अनिला पूर्ण उम्मीद लहजे में बोली। मूसा ने इस बात में सर हिलाया और फिर उठकर अपने रूम की जाने पड़ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हूरिया घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मूसा चलता हुआ उसके पास आया, और उसके सामने बैठकर उसका घूंघट डाल दिया। घूंघट उठाते ही मूसा को अपने हवास खोते हुए महसूस हुए। मूसा के दिल ने इकरार किया कि उसने आज तक जितनी दुल्हनें देखी हैं, इनमें से हूरिया का हुस्न होश रुबा था। वो अपने अल्फाज ही खो बैठा था। उसे कुछ याद नहीं था, उसे इससे क्या कहना था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मूसा ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा। हूरिया के चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट आई।
मूसा पर अपना हक जताता चला गया। मूसा जो बिजनेस स्टार्ट किया था, इसकी पहली डील फाइनल हुई थी, तो इसके पार्टनर ने अपने घर में पार्टी रखी और मूसा और हुरिया को इनवाइट किया। और मूसा तैयार होकर लाउंज में उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद हुरिया नीचे उतरी। उसने मूसा की लाई हुई मैक्सी पहन रखी थी, मगर उसके साथ बड़ी सी चादर और नकाब किया हुआ था। ये सब क्या है हुरिया? क्यों, क्या हुआ? आपने यही तो ड्रेस मुझे दिया था तो मैंने पहन लिया। हुरिया ने हैरानगी से कहा, अच्छे खासे ड्रेस की मत मार दिया तुमने। हमें पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, तुम अपने ऊपर तंबू ऐसे ओढ़ रखा है जैसे कि हम मिलाद पे जा रहे हैं। मूसा ने गुस्से से कहा, मूसा, अब जानते कि मैं हिजाब के बगैर बाहर नहीं निकलती। आपने मुझे पार्टी में जाने के लिए कहा, मैंने मना नहीं किया। आपका लाया हुआ ड्रेस भी जिप पहन गया। हुरिया ने लब काटते हुए कहा, मेरा ये दिमाग मत खराब था, मैं तुमसे उम्मीद लगा कर बैठा था। तुम ऐसा करो, तुम घर में ही रह जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। मूसा ने गुस्से से कहा, फिर लंबे लंबे ढंग बढ़ता वहां से निकलता चला गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से अमारा ने इनसे पुकारा, आप जिस पार्टी में जा रहे हैं मेरी फ्रेंड का घर उसी तरफ है, तो क्या आप मुझे लेकर जा सकते हैं और मेरी फ्रेंड की तरफ जरा ड्रॉप कर दीजिएगा। अमारा ने पास आकर कहा। यह मूसा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मूसा परेशान सा गाड़ी ड्राइव कर रहा था और काफी मुस्तरिब सी था। आई यू ओके मूसा? अमारा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कैसे हो सकता हूँ मैं ओके? हुरिया ने मुझे बहुत मायूस किया है। मूसा ने तब कर कहा, अब क्या किया है उसने? कहीं फिर से तो अपना वो तंबू हुलिया में तो नहीं आ गई? अमारा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगी अब? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पता नहीं पार्टी में अब क्या कहूँगा कि मैं अपनी वाइफ को क्यों नहीं लेकर आया। मूसा ने अपना माथा मसलते हुए कहा, तो मुझे थोड़ी देर के लिए जाओ अपनी वाइफ बनाकर, मुझे भी मुतारिफ करवा देना एज अ वाइफ। अम्मारा ने जल्दी से कहा, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हुलिया को तकलीफ होगी। मूसा ने सर झटक कर कहा, और वो जो तुम्हें तकलीफ देती है, तुम मुझे मुतारिफ करवा दो, फिर हो सकता है तुम्हारी बीवी को अकल आ जाए, वो खुद को सुधार ले और शायद सोच ले कि कहीं इसकी तंबू की वजह से उसका शौहर से दूर ना हो जाए। और मुझे लगता है ये प्लान सक्सेसफुल होगा। अमारा की बात पर मूसा ने आंखें सिकुड़ कर कुछ सोचा और फिर होली से मुस्कुरा दिया। ओके डन। सो फ्रेंड, अमारा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, या मूसा ने मुस्कुरा कर उसका हाथ थाम कर कहा। फिर मूसा अमारा को अपनी फ्रेंड की पार्टी में लेके आ गया और अपनी वाइफ के तौर पर सबसे नहलवाया। और नेक्स्ट डे घर में पार्टी का सबको इनविटेशन देकर वो अमारा के साथ घर आ गया। जब वो घर पहुंचा तो हुरिया नमाज पढ़ रही थी। सलाम फेर कर उसने मूसा को देखा और फिर चलती हुई उसके पास आई। अभी तक नाराज है मुझसे? तो क्या नहीं हो नाराज? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट कर सकूं? मूसा ने कहा, मूसा, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आपको बहुत सारे हक हैं मुझ पर, मगर मेरे खुदा के भी तो हक है ना, तो इन्हें कैसे फरामोश कर दूं? हुरिया ने तड़प कर कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो हुरिया? तुम मेरी जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता है? मेरी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता? मूसा ने गुस्से से झिंझोड़ते हुए कहा, मुझे फर्क पड़ता है आपकी नाराजगी से। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। हुरिया ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, ये कल तुम साबित करोगी कि तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है कि नहीं। मूसा ने इसे पीछे धकेलते हुए कहा और फिर कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। पूरा घर भर की कुमकुमों से जगमगा रहा था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। हुरिया ने अपने मखसूस अंदाज में खुद को कवर कर रखा था। वो चलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मूसा ने उसे शोला बारने का से देखा। फिर तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसने पास आकर उसके पीछे खड़ी अमारा का हाथ थामा और अपने फ्रेंड की तरफ आ गया। सब लोग मूसा को हैरान परेशान होकर देख रहे थे, क्योंकि अमारा को अपनी बीवी के तौर पर सबसे मिलवा रहा था। हुरिया के अंदर छन से कुछ टूटा। फिर वो तेजी से वापस अपने रूम की जाने पड़ गई। पार्टी से फारिग होने के बाद सियाउद्दीन सबको लाउंज में इकट्ठे होने का हुक्म दिया। हुरिया भी कुछ देर बाद नीचे आई और उसके रोने से आंखें सूजी हुई थी। मूसा के दिल को कुछ हुआ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? जियाउद्दीन ने गुस्से से पूछा। ये आप अपनी पोती से पूछ लीजिएगा दादू। उसने मेरी बात ना मानने की कसम खाई है और कल पार्टी में मैंने फिर से अमारा को लेकर जाकर सबसे मुतारिफ करवाया, क्योंकि इसकी सिर्फ अपनी अना की फिक्र है, अपने शौहर के जज्बात की नहीं। मूसा ने गुस्से से कहा, अना का मसला मेरा नहीं आपका है। मेरे हिजाब को अपने अपनी अना का मसला बना लिया। इनको लगता है कि मैं अगर हिजाब के साथ इनके साथ चलूंगी तो इनकी शान में कोई कमी आ जाएगी, मगर मैं आज सबके सामने हतमी अंदाज में कहती हूँ कि मैं ना हिजाब को छोड़ूंगी और ना ही मुझे कोई इस बात पर फोर्स कर सकता है। ओरिया ने तलख लहजे में कहा, तो ठीक है, तुम भी मुझे छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। मूसा की धाड़ से सब काम कर रह गए।
मगर हुरिया के इरादे मुतज़लज़ल नहीं हुए थे। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बाकी आप मुझे जो अमारा जैसा बनाना चाहते हैं तो वैसे तो मैं बनूंगी नहीं, लेकिन आप अमारा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और लोगों से झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि आज ही अमारा से निकाह करके इसे अपनी बीवी बना लीजिए, क्योंकि शरीयत आपको उस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप अपनी पसंद की औरत से निकाह कर सकते हैं। हुरिया ने हतमी अंदाज में कहा, ठीक है, वैसा ही होगा। कल मैं अपनी एक डील के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक तुम मुझे नजर ना हो वरना हशर कर दूंगा। मूसा ने सुरख अंगारा निगाहों से उसे देखते हुए कहा और फिर लंबे लंबे ढंग बढ़ता वहां से चला गया। हुरिया ने अपने लंदन का टिकट करवा लिया था और जिस दिन मूसा की वापसी थी इसी दिन उसकी लंदन की फ्लाइट थी। हुरिया अपनी तैयारी करके अपना बैग घसीटती नीचे आई तो सब लोग लाउंज में बैठे थे। अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ, वो आहिस्ता से बोली। क्यों अपनी जिद पे अड़ी हो? अभी भी तो मूसा आता है ना, तो तुम उससे माफी मांग लेना, तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा वो। और खुद को इसके मुताबिक अगर ढाल लोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अनीला ने बेबसी से कहा, अगर वो मुझे इसी तरह बनाकर अपने साथ रखते तो भी कोई क़यामत नहीं आ जाती मऊ। मगर उनके लिए मैं सिर्फ शर्मिंदगी का बायस हूँ, और मैं क्यों रहूँ उनके साथ फिर? अपनी बीवी कहकर वो मुझे मुतारिफ नहीं करवा सकते, और जो मैं चाहती हूँ उस चीज़ को अपना नहीं सकते, तो फिर हमारा एक दूसरे से दूर जाना बेहतर है। वो हतमी अंदाज में बोली, वैसे तुम बड़ी शरीयत की बातें करती हो, और ये भी जान लो कि जिस औरत से उसका शौहर नाराज हो उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। सलीना ने गुस्से से कहा, मेरा शौहर मुझसे मेरी नाफरमानी की वजह से नाराज नहीं है, बल्कि इसलिए नाराज है कि मैं अल्लाह की मानती हूँ। और शौहर के अलावा माँ बाप अगर शरीयत के खिलाफ चलने को कहें तो उनका कहा ना मानना फर्ज है। और दूसरी बात, शौहर अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत को अपनी बाहों में लिए फिरता हो तो इस पर लानत नहीं होती क्या? हमेशा औरत को ही क्यों आजमाया जाता है? और जब लड़की ब्याह कर किसी के संग आती है तो उसे कहा जाता है कि अपने शौहर के मुताबिक ढल जाना, मगर माएँ ये क्यों नहीं कहती कि अपने बेटों से कि तुम अपनी बीवी के रंग में रंग जाना? हमारा अलमिया ये है कि हमारा माशरा औरत को आज भी कमतर ही समझता है। शौहर हजरात को यही लगता है कि बीवी पे उसके हकूक की अदायगी फ़र्ज़ है, मगर हम अदा करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुरिया का बोलते बोलते गला रन गया और उस घर की दहलीज छूटती जाएगी। हुरिया लंदन पहुंचकर अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में रह रही थी। उसे पाकिस्तान से यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया था, मगर उसके अंदर की बेचैनी ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। एक दर्द और तकलीफ में अपना वक्त गुजारी थी। मूसा की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ रही थी। वो भी अपार्टमेंट से निकलकर जॉब के सिलसिले में एक जगह पहुंची थी, मगर वहां से भी रिजेक्शन ही मिली थी क्योंकि इसकी एजुकेशन अभी अधूरी थी। अभी इसका बीएससी कंप्लीट हुआ और शादी हो गई। वो मायूसी होकर घर लौटी तो इसकी फ्रेंड ने उसे सरते से लेकर पैरों तक देखा। देखो हुरिया, मुझे लगता है कि तुम इस तरह सोचती रही तो नफ्सियाती मरीज बन जाओगी। एक काम करो, एक स्कॉलर और डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर अहमद साइकाट्रिस्ट हैं, तो प्लीज़ आज मेरे साथ उनके पास चलो और मैं यकीनन कह सकती हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की हेल्प मिलेगी। हुरिया ने इस बात में सर हिलाया। फिर शाम में अपनी फ्रेंड के साथ डॉक्टर अहमद के पास पहुंची। उन्हें बड़ी खुशदिली से उसका खैर मुकद्दम किया। हुरिया सर झुकाकर उनके सामने बैठ गई। जी, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? डॉक्टर अहमद ने खामोशी तोड़ी। मुझे सुकून चाहिए। मेरी ज़िंदगी से सुकून रुखसत हो गया है। मुझे मेरे घर वालों ने मेरे दीन पर चलने की सज़ा दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी कैद में हूँ। ऐसा महसूस होता है मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो चुका है। हुरिया ने कांपते लहजे में कहा। फिर अहमद ने इससे छोटे छोटे सवाल किए और फिर गहरा सांस भर के उसे देखा। ईमान मुतज़लज़िल हो रहा है आपका, और ये शैतान का बहुत बड़ा दाव है। शैतान का तो काम ही हमें बरगलाना है और हमें अपने नफ्स पर काबू रखना है। हाँ, आपने गलती की कि शौहर को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, मगर इन्होंने आपसे बढ़कर की। जज्बातीपन में आपको समझ नहीं पाए, मगर शायद वक्त के चलते वो आपको समझ पाते। मगर मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे समझ पाते। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं उनके मुताबिक ढल जाऊँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं उनके मुताबिक चलूँ, मगर जलबाब पर तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं है ना। वो चाहते हैं कि मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूँ, जलबाब की उनके साथ पार्टियों में जाऊँ, नाचूँ गाऊँ, मगर मैंने ऐसे कैसे कर सकती हूँ जो मेरे दिल को नहीं लगी, जो मेरे अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं। मैंने अपने अल्लाह के लिए इन्हें छोड़ दिया। हुरिया ने नम लहजे में कहा, अल्लाह के लिए छोड़ा है तो अल्लाह को कभी रुस्वा नहीं करेगा। आपने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया और ये ज़िंदगी आपको एक कैद जैसी लग रही है। तो आपका अब ये सोचना गलत है। अल्लाह के लिए क्या है तो अल्लाह पर यकीन भी रखें। वो आपका जीने का मकसद देखा। रही बात कैद की, तो ये मोमन के लिए दुनिया कैद ही होती है। इस दुनिया में सूबतें, कैद सब काटता है, मगर आखिरत में उसके लिए राहतें और बागात हैं। तो अब आप खुद को अजियत मत दें।
जिस ट्रॉमा से आप गुजर रही हैं, तो अगर आप खुद को संभालते हुए हैं, तो ये दीन इस्लाम की पैरवी की करने वजह से है। वरना आपकी जगह शायद कोई आम इंसान होता, तो अब तक खुद को मार चुका होता। तो अपने ईमान को मजबूत बनाएं कि दुनिया के अल्फाज जितनी मर्जी कड़वे हों, मगर आप वो अमृत जैसे लगे। जब भी आपका सब्र टूटने लगे तो याद कर लीजिएगा कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। डॉक्टर अहमद ने उसे समझाते हुए कहा। हूरिया को अपने जहन का बोझ हल्का होता हुआ महसूस हुआ। फिर हर हफ्ते वो डॉक्टर अहमद और उनकी वालदा से मिलने जाने लगी, और जब उसे खुशखबरी मिली तो आबदा खतून ने उसका बहुत ख्याल रखा। फिर अल्लाह ने उसे बेटी से नवाजा, तो इसका दिल सजदा शुक्र बजा लाया। उसने कुरतुल्लैन को न सिर्फ अच्छी तरबियत दी, बल्कि अपनी दीनी और दुनियावी तलीम को पूरा करके लंदन की इस्लामिक सेंटर में लेक्चरार बन गई। मुस्लिम स्टूडेंट्स को राह रास्त पर दिखाना और गैर मुस्लिम कम्युनिटी में वो अपनी मजबूत किरदार की वजह से पहचानी जाने लगी। वो वक्त पर लगाकर गुजर गया, मगर फिर दोबारा वक्त पलटा खाया और उसे वहीं लाकर पटक दिया जहाँ से वो निकली थी। इन 7 सालों में मजीद इस्लामी अहकामात की पाबंद हुई थी, तो दूसरी तरफ उसके घर वाले आज भी वैसी सोच के साथ खड़े थे। उसके ना सामने उसकी ताकीर करते थे, मगर ना तो इसे झुकाने में कामयाब हुए और ना ही हटा सके थे। हूरिया माजी से बाहर आई तो उसका चेहरा आंसू से तर था। वो उठकर वजू करने चलेगी और फिर नवाफिल अदा करते उसके अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। उसका यकीन था कि अल्लाह पाक ने अगर मूसा में भलाई रखी तो वो उसका जहन भी पलट देगा। हमारा और मूसा अभी ऑफिस से आए थे और फिर लाउंज में बैठ जाकर एक दूसरे से जुड़कर बैठे ऑफिस का काम कर रहे थे कि कुरातुल्लैन सीढ़ियों के पास आई और इससे पुकारते हुए आकर से गले लगी। कैसा मेरा बच्चा? उसके रुखसार को छूते हुए बोला, और मारा ने बेचैनी से पहलू बचा। मामा, मैं और आप कल लंच करने चले? कुरातुल्लैन ने पूछा तो बेख्तियार सामने दाखिल होते हुलिया को देखने लगा। वो भी उसकी बात सुनकर ठहर गई थी। ओके बेटा, अब तैयार होकर आ जाइए, फिर हम चलते हैं। वो एक पल में फैसला कर चुका था और मारा गुस्से से उठकर वहां से चलेगी। सॉरी, मैं नहीं जा सकती, आप ऐसा करें बाबा के साथ अकेले चले जाओ। उसने कुरतुल्लैन के रुखसार को थपथपाते हुए कहा तो अफसरदा से सर झुका गई। वो 7 साल की बच्ची थी, मगर अपने माँ बाप के दरमियान इस दूरी को बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो इतनी सी उम्र में बहुत समझदार और हसास थी। वो तो दोनों को पास आने के लिए डिनर प्लान कर रही थी, मगर हुरिया ने इनकार ही कर दिया। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। इट्स ओके, हम नहीं जाएंगे। वो अफसरदा से बोलकर पलटने लगी तो हुरिया बेचैन होगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें हिजाब करके आता हूँ, वही निकलते हैं। उसके रुखसार को थपथपाकर बोली और फिर कमरे की जानी पड़ी। कुछ देर के बाद वो कंधों पर चादर डाले हिजाब करके बाहर आई, तो वो मूसा के साथ किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। कुरतुल्लैन ऐसे नहीं हंसते बेटा। उसे टोक की कि मुबादल उसे नजर न लग जाए, मगर मूसा ने खून अशाम निगाहों से देखा। उसकी बात का मतलब गलत दे गया था। हमेशा ऐसा ही होता आया था। और फिर वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचे और कुरतुल्लैन एक चूल्हे पर झूल रही थी। तुम पहले से भी ज्यादा अजीब हो गई हो। मुझे लगा था शायद तुम बदल जाओगी, मगर नहीं। बहुत मायूस किया तुमने मुझे। मूसा ने कहा, मैं वैसी हूँ जैसी थी, और आपने मुझे वैसे ही कबूल किया था, लेकिन इस इरादे से किया था कि आप मुझे बदल देंगे। मैंने आपको बदलने की कभी कोशिश नहीं की। तो आप मुझे क्यों बदलना चाहते हैं? अगर इतना ही मसला है तो मुझे छूट क्यों नहीं देते? और हाँ, मेरी बेटी के सामने जब अमारा के साथ अब इस तरह जुड़कर बैठते हैं ना, तो उसकी जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरे ख्याल में आपको जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। उस पार्ट लेजिम बोली, तुम्हें आखिर किस चीज़ का गुरूर है? तुम्हारा ये गुरूर खाक में मिला दूंगा मैं। मुझे तो पूरी की पूरी अब खाक में मिलाती है मिस्टर मूसा। बस आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं खाक बन चुकी हूँ। जब मेरे शौहर की निगाहों में मेरी कोई औकात नहीं, तो मैं खाक से भी गई गुजरी होगी। और हाँ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अल्लाह के लिए सब किया है और मेरा अल्लाह मुझे बेहतरीन सिला देगा। वो सर चढ़ कर बोली, कहीं कोई और मर्द तो नहीं पसंद आ गया? वो तंजिया लहजे में बोला तो हुरिया के अंदर जैसे आगे लग गई, मगर वो सर चढ़ कर बिना जवाब दिए कुर्रतुल्लैन को देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? पीछे से एक आवाज़ आई तो दोनों चौंक कर मुड़े। वालेकुम सलाम डॉक्टर अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं? हुरिया ने गार्ड्स के लहजे में बड़ा एहतराम था। कुर्रतुल्लैन जल्दी से झूले उतर कर आई। रहमत को सलाम करते उसने सर पर प्यार लिया और वो घुटनों के बल बैठा उसे सूरत और रहमान सुनने लगा। और हुरिया मुस्कुराते हुए उन्हें दिख रही थी। मूसा के अंदर जैसे जलन सी महसूस हुई। उठकर खड़ा हुआ तो हुरिया ने उन दोनों का तारीफ करवाया। डॉक्टर साहब, ये हुरिया के वालिद हैं मिस्टर मूसा अफरीदी, और ये है मेरे उस्ताद, मेरे डॉक्टर भी, जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। कैसे हैं आप? डॉक्टर अहमद ने मुस्कुरा कर बोले, ठीक, मुझे ज़रूरी कॉल करनी है, आप लोग बातें कीजिए। मूसा कहकर आगे बढ़ गया। अहमद वहाँ खड़ा पूरा तो लैंसर मजीद दुआएं वगैरह सुनकर उसके सर पर दस्ते शफकत रख के आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो वापस घर पहुंचे।
तो तुम्हें वो ठरकी मौलवी पसंद है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बेकार। मूसा ने सीढ़ियों के पास आकर कहा, और फिर बना उसकी सुने अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हुरिया कमरे में क्या अगर इधर से उधर टहलते उसकी कही बात के बारे में सोच रही थी। समझते हैं क्या है खुद को? मतलब ऐसे कैसे सर के बारे में कुछ भी कह सकते हैं? वो मेरे उस्ताद हैं और इतना गलत मेरे लिए सोच रहे हैं ये। मतलब अपनी जलन जलन निकालने के लिए कुछ भी बोलेंगे। अब इनकी जलन तो मैं निकालती हूँ जाकर। वो तल मिलाकर बोली और फिर तेजी से मूसा के कमरे की जानी पड़ी। फकीर और ओगले, खुश आमदीद। उसे अंदर आता देखकर करवट के बल होकर अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते हुए मुस्कुराकर बोला, व्हाट? मूसा ने उसे अपनी तरफ घूरते देखकर पूछा। हुरिया ने पास पड़ा हुआ जग उठाया और उस पर पूरे का पूरा उल्ट दिया। व्हाट द हेल? आपने तो कहा था ना कि ठंडा पानी डालने से जलन कम होती है। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ यही हमदर्दी वाला मामला करके आपको ठंडा कर दूं, क्योंकि चेहरे शरीफ पर बहुत अच्छी तरह मालूम हो रहा है कि जलन काफी अंदर तक पहुंची है। वो तंजिया अंदाज में चबा चका कर बोली, ओह, तो तुम मुझे सबक सिखाने आई थी, राइट? तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि इतनी रात को किसी मर्द के कमरे में नहीं आते, और तुम्हें पता ही है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मूसा ने मायने खेज अंदाज में कहा, फिर उठकर उसके करीब आया। उरिया तेजी से पीछे हुई और पीछे वाली दीवार के साथ लग गई। मूसा ने अपने दोनों हाथ उसके दाएं बार रखकर उसका रास्ता मुहैया कर दिया। उरिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। तो प्लीज मूसा, वो अपने इतने करीब मूसा को देखकर घबराए हुए अंदाज में बोली, "श्श।" मूसा ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मूसा, मुझे कुरतुल्लैन ढूंढ रही होगी, ढूंढने दो। इत्मीनान बड़ा जवाब आया। मूसा ने उसकी आंखों की घनी पलकों को अंगिश्त शागजत से छुआ तो हूरिया ने घबरा कर आंखें बंद कर दी। मूसा ने उसके माथे पर मोहब्बत की मेहर सब की तो उसके अंदर की सांसें भी रुकी। फिर मूसा ने मशहूर कर अंदाज में मोहसिन नकवी की गजल को पढ़ा। हूरिया ने जल्दी से उसे पीछे धकेला और भागते हुए वहां से निकल गई। वल्लाह, कितने बेबाक हैं ये, और जरा बराबर शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे साथ क्या सलूक कर चुके, और किसने इस्तेहाक से मेरा माथा छुआ। खुद तो अमारा से शादी करना चाहते हैं, ऊपर से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते से निकलना होगा, क्योंकि अपनी हद पार करते जा रहे हैं। साथ की शादी के बाद फौरन ही हमें तलाक हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ऐसे रिश्ते नहीं दे सकती जिस रिश्ते में सिर्फ नफरत और बेजारी हो। वो कमरे में आकर बेड पर बैठ के दिल ही दिल में करते हुए सोच रही थी, मम्मा, प्लीज मुझे एक क्वेश्चन करवा दे। कुर्रतुल ने उसके पास आकर कहा तो वो होश की दुनिया में आई और चौंक कर उसे देखने लगी। फिर उसे अपने पास बिठाकर उसे क्वेश्चन समझाने लगी। अगले दिन उसने उसके खुला के पेपर तैयार करवाए और उसे साथ के हाथ मूसा के कमरे में रखवाया। दिल में होल भी उठ रहे थे, क्योंकि ये जानती थी वो गुस्से से बड़ा इंसान आकर इस पर चिल्लाएगा। मगर वो अपने आप को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस बार वो अपने इरादों से बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो इस बेनाम रिश्ते को ख़त्म करके ही लंदन वापस जाना चाहती थी। मूसा रूम में दाखिल हुआ तो टेबल पर रखे एक खाकी लिफाफे देखकर चौंक गया। उसे खोल कर देखा तो उसमें खुला के पेपर्स थे। पेपर्स देखते उसका दिमाग भग से उठ गया। फिर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरे। वो गुस्से से कमरे से निकलकर हुरिया के कमरे की तरफ आया। उसने धाड़ से दरवाजा खोला तो हुरिया ने चौंक कर से देखा। वो मजबूत कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और होमवर्क करती कुरतुल्लान के सर पर हाथ रखा। बेबी, आप बाहर किचन में जाओ और हाई का आनी से कहना कि पापा चाय का कह रहे हैं। मूसा ने बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। कुरतुल्लान ने सर इस बात में लाया और बाहर की जानी पड़ गई। उसके बाहर जाने के बाद मूसा ने उसे खींच कर दीवार के साथ लगाया। उसके सामने पेपर्स लहराए। क्या है ये सब? मूसा ने दहाड़ कर पूछा। बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि क्या है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऊरिया ने तलख लहजे में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? मूसा ने इतनी जोर से उसे झंझोड़ते हुए कहा। शायद कभी हिम्मत ना होती, मगर मुझे हिम्मत करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को ऐसा माहौल नहीं दे सकती जिसमें सिर्फ इसको नफरत और लड़ाइयाँ नजर आए। मैं थक चुकी हूँ मूसा, मैं मजीद आपको नहीं थका सकती। आपका तन तना गरूर ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि आप अपने आप से आगे किसी को नहीं देख सकते। अपनी गलतियों को जानने के बावजूद उसको तस्लीम नहीं करते। तो फिर मैं क्यों रहूं आपके साथ इस बंधन में, जिसमें सिर्फ हर कोशिश मुझे ही करनी है? पूरिया ने थके थके अंदाज में कहा। ओह, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे आगे सर झुकाऊं, और तुम मुझे अपने आगे किरकिराता हुआ दिखना चाहती हो, राइट? मूसा ने गुस्से से कहा, यू नो व्हाट, आप कभी भी नहीं समझ सकते। अब मैं आपको समझाना भी नहीं चाहूंगी। बस अब अदालत में बात होगी, और शादी के बाद सबसे पहले हमारे रिश्ते का फैसला होगा। हूरिया ने नम लहजे में कहा। उसके लहजे में सदियों की थकावट थी। देखता हूँ कि तुम खुला कैसे लेती हो।
मूसा ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा और फिर खुला के पेपर्स को फाड़ कर उसके सामने सामने टुकड़ों में फिजा में उछाल दिए और लंबे लंबी ढंग पर वहां से निकलता चला गया। ऊरिया गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठी और अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मूसा ने कमरे में आकर एक एक चीज को उल्ट पुलट कर रख दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? यही तो चाहता था ना मैं और वो अलग हो जाए। तो आज क्या हो गया है? उससे बिछड़ने का ख्याल मेरी जान क्यों निकाल रहा है? वो अपने बाल मुट्ठियों में झगड़े पड़ पड़ाया। उसी वक्त दरवाजा खुला तो उसने चौंक कर देखा तो हमारा खड़ी थी। तुम क्या करने आई हो यहाँ? तुम्हारे कमरे से तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थी तो इसलिए तुम्हारा हाल पूछने आई थी। अमारा ने कमरे को हैरानगी से देखते हुए कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो और आइंदा से बिना नॉक किए मेरे रूम का दरवाजा खोलकर अंदर मत आना। मूसा ने इस कदर हाथक तमीज लहजे में कहा कि अम्मारा का चेहरा गुस्से से सुरख हो गया। ओह, तो अब तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो क्योंकि ये तुम्हारी बीवी का जादू फिर से सर चढ़कर बोल रहा है। मगर मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी अगर मैं खुश न रही। अम्मारा की बात पर मूसा ने गुस्से से कहा, गेट आउट। मूसा हलक के बल चिल्लाया। अम्मारा गुस्से से तनफन करती वहां से निकलती चली गई। अगले दिन हूरिया लॉन में खड़ी उसकी सजावट दिख रही थी क्योंकि कल शाम को साद की शादी का फंक्शन था और इसी वक्त मूसा की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो जल्दी से मुड़कर वहां से तकरीबन भागती हुई अपने रूम की जाने बढ़ गई। उसने कमरे में आके कुरातुल लैन को आवाज दी तो कुरातुल लैन वहां पर मौजूद नहीं थी। मुझे जल्दी से मिलकर लॉक करने वाली थी कि मूसा ने पाँव उड़ाकर उसके इरादों पर पाँव पैर फेर दिया। फिर दरवाजा धकेलता अंदर दाखिल हुआ तो हुरिया जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गई। मूसा ने हाथ में पकड़ा हुआ बैग उसकी तरफ बढ़ाया तो सवालिया नजर से दिखने लगी। कल शाम के फंक्शन के बाद तुम यही पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मूसा ने ऐसे कहा जैसे कि उनके दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। नहीं चाहिए मुझे। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें कहा है कि कल तुम सुबह यही पहनोगी। मूसा ने उसकी बात पर गुस्से से जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी ड्रेसेस अपनी पसंद के लेकर आ चुकी हूँ तो मुझे आपकी पसंद से कोई सरोकार नहीं है। हूरिया ने नागवारी से कहा, तुमने अगर ना पहना तो फिर तुम मेरे अताब से नहीं बच पाओगी। ये बात याद रखना होगी। मूसा ने सख्त लहजे में कहा, आप मुझ पर किस हक से धौंस जमा रहे हैं? हूरिया ने तल मिलाकर कहा, अपने शौहर होने के हक से। इत्मीनान बड़ा जवाब आया। ये अचानक आपको ये हक जमाने का ख्याल क्यों आ गया? वो तीखे जुनूनों से बोली, मुझे बहस करने वाली लड़कियां पसंद नहीं तो प्लीज बहस मत किया करो। मूसा ने कहा और फिर रूम से निकल गया। समझते क्या है खुद को? देखती हूँ कि आप मुझसे जबरदस्ती ये सूट कैसे बनवाते हैं। अब आपकी मनमानी को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं मूसा। उसने बॉक्स उठाकर दूर फेंकते हुए कहा। फिर वो नमाज पढ़ने के लिए उठ गई। उसने नमाज अदा की और फिर कुर्रतुल को सुलाने के बाद इतनी देर बेचैनी से करवटें बदलती रही। आखिरकार उसे नींद भी आ गई। अगले दिन शाम को उसने अपनी पसंद का मूंगा कलर का फ्रॉक पहना जिस पर गोल्डन काम था और इसके साथ गोल्डन हिजाब था। मेकअप से मुबरा चेहरा होने के बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होकर अपने शानों पर चादर लपेटकर बाहर लॉन में आई तो मूसा उसे देखकर शौक था। उसने उसका दिया हुआ ड्रेस नहीं पहना था। हूरिया का दिल उसकी गुस्से भरी निगाहों को देखकर सहमा था मगर खुद को संभालती मेहमानों की तरफ बढ़ गई। फंक्शन से फारिग होने के बाद वो अपने कमरे में आकर कपड़े चेंज करने लगी और मूसा भी फंक्शन से फारिग होकर अपने रूम में जाने से हूरिया के रूम की तरफ आ गया। उसने रूम का दरवाजा खोला तो हूरिया नमाज पढ़ी थी। वो गहरा सांस भरता बेड की तरफ बढ़ा और कुरतुलैन के सर पर प्यार करने के बाद उसके साथ ही नींदराज हो गया और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुका था। फिर उसकी आंख तेज अलार्म की वजह से खुली तो हड़बड़ा कर बैठा। हूरिया फजर की नमाज अदा कर रही थी और उसके कान के पास अलार्म हूरिया ने ही जगाने के लिए रखा था। उसे जलाकर अलार्म बंद किया और हूरिया को घूरने लगा जो कि सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रही थी। फिर वो चाय नमाज लपेट कर उठी तो मूसा भी उठकर चलता उसके पास आया और पीछे से अपनी बाहों में बढ़ गया। छोड़ मुझे मूसा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो भी मैंने की ही नहीं है वरना बहुत गुस्सा आया था आज तुम पर जब तुमने मेरा लाया ड्रेस नहीं पहना था। मूसा ने उसके रुखसार पर रुखसार मिस करते हुए कहा, दोस्त जमाना चाहते हैं आप मुझ पर? आप मुझ पर अपना हक खो चुके हैं। उसकी इज़ार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम पर हर तरह का हक रखता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा ये हक कायम रहेगा और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकती। मूसा ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, प्लीज छोड़े मुझे। छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। मूसा ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ते हुए कहा, क्या चाहते हैं आप? वो बेबसी से बोली, तुम्हें। तुरंत जवाब आया, क्यों? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने ही कहा था ना कि आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तब क्यों मेरा साथ चाहिए? क्योंकि मैं अपनी चीज़ों से
दस्तबदार नहीं होता चीज़ों से। तो मैं आपके लिए कोई चीज़ हूँ? एक ऐसी चीज़ जिसको आप जब चाहते हैं अपने इस्तेमाल में रखते हैं और जब चाहते हैं काट कबाड़ की तरह साइड पर लगा देते हैं। वो नम लहजे में बोली। मूसा उसके टूटे लहजे पर अंदर ही अंदर तड़प उठा। तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, मगर एक चीज़ मैं तुमसे क्लियर कर दूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बेवा तो हो सकती हो, लेकिन तलाक याफ्ता कभी नहीं बनोगी। मूसा के सर्द लहजे पर वो कट कर रह गई। इस तरह से मत देखो, वरना अपना जब्त खो दूंगा आज। मूसा ने उसे करीब करते हुए कहा। हुरिया बेबसी से लब काट कर रह गई। इन खूबसूरत होंठों पर जुल्म मत कीजिए मेरी जान। मूसा के आँच देते लहजे पर हुरिया बेबसी से उसके सीने पर सर रख के रो पड़ी थी। मूसा ने उसे गोद में उठाया और बेड की तरफ आ गया और उसे एहतियात के साथ बेड पर लिटाकर उसके कंफर्ट उड़ाकर उसके पहलू में लेट गया और उस पर अपना हक जताता चला गया। हुरिया की आंख खुली तक 8 बज रहे थे। उसने अपने पहलू में सोए मूसा को देखा और दूसरी थोड़ी साइड पर सोई कुरातुल्लैन को। फिर वो धीरे से उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गई और कपड़े चेंज करके बाहर आई तो मूसा जाग रहा था। उसे बात बाहर आता देख उठकर उसके पास आया। फिर पीछे से बाहों में बढ़ गया। हुरिया ने एक झटके से अपने हाथ छुड़ाया, उससे दूर हो गई। ये अभी भी नाराजगी कायम दायम है। उसे मूसा ने उसकी कमर से एक जगड़ कर अपने करीब करते हुए पूछा। मैं भले आपको रोक नहीं पाई ना, मगर इसको मेरी कमजोरी मत समझे और ये सब करके ये मत समझना कि मैं आपसे अलग होने का फैसला बदल दूंगी। उरिया ने नागवाड़ी से कहा। मूसा ने उसकी बात पर आंखें मीच कर अपना गुस्सा जब्त किया और उसे पीछे हटाता हुआ बाहर निकल गया। उरिया उसके बाहर जाते ही तब से सोफे पर बैठ गई। या अल्लाह, मुझे इस शख्स से महफूज रखना। वो होली से बड़बड़ाई। फिर शाम को जब वलीमे के लिए तैयार होकर बाहर निकली तो मूसा भी पैंट कोट पहने सामने से आ रहा था। उरिया को अपनी फेवरेट ग्रे कलर की मैक्सी में देख कर हट गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते उसके कानों में मूसा की आवाज़ टकराई। शुक्रिया। उस बार टचे में बोली। एक चीज़ की कमी है। मूसा ने मुस्कुरा कर कहा और उसका हाथ थाम लिया। छोड़े मेरा हाथ। उरिया ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। मूसा ने अपनी कोट की जेब से बैंगल्स निकाले और उसे पहनाने लगा। हुरिया वो बैंगल्स देखकर साकित रह गई। ये वही बैंगल्स थे जो मूसा ने सिर्फ वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिए थे। ये क्यों दे रहे हैं आप मुझे? तो किसको दूं? मूसा ने उल्टा सवाल किया। अमारा को देते थे ना? उछल कर बोली। मूसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर मधुर हो गई। हंसते हुए भी कंजूसी करते हैं। शायद किसी ने बता दिया होगा कि हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो, तो मुस्कुराहट भी महंगी करती होगी। वो बड़बड़ाई। तो तुम भी कभी हंस लिया करो मेरे साथ। सबके साथ अच्छी खासी हंसती हो, मगर मुझे देखते ही तुम्हारी मुस्कुराहट ऐसे गायब होती है जैसे कोई जिन दिख रही हो। मूसा ने कहा। तो कौन सा किसी जिन से कम है आप? वो तुरंत बोली। अच्छा, वैसे हैरत है कि एक पाकिस्तान की परी ने एक जिन से शादी कर कैसे ली। पता नहीं था ना कि जिन इतना खुद पसंद था कि वो परी की हर पसंद को नापसंद करके अपनी पसंद उस पर थोपना चाहता था। पूरिया ने रूह फेरते हुए कहा। हमें चलना चाहिए। सब इंतजार कर रहे होंगे। अपनी अना कभी कुर्बान नहीं करेंगे आप। तो अब मेरी भी जिद है कि मैं आप जैसे खुद पसंद के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती। उसको देखते हुए दिल ही दिल में बोली। हैंडसम लग रहा हूँ क्या, जो ऐसे देख रही हो? उषा ने जब अपनी तरफ यक यक देखते हुए पूछा। पूरिया ने सर झटका और नीचे उतरकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। अगले दिन का फंक्शन यूं ही गुजर चुका था। दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ तक कि वलीमे के दिन भी हुरिया की और उसकी कोई बात नहीं। फिर हुरिया अगले ही दिन साथ और उसकी बीवी के साथ उनके घर गई, क्योंकि साथ को पुलिस स्टेशन के पास ही मिला था। और चूंकि मदीहा भी नई नवेली दुल्हन थी, उसे सारे तौर तरीके समझाने थे, इसलिए लीना बेगम ने हुरिया को साथ भेज दिया था। और बारिश की वजह से वो एक रात के लिए यहाँ पर थी। वो अभी भी हुरिया कुरतुल्लान को सुलाने के बाद विंडो के पास आई और बाहर पूरे चांद को देखने लगी। आसमान पर हर किस्म के बादलों से इस तरह साफ शुफाफ जैसे कुछ देर कबल कोई तूफान आया ही ना हो। वो माहौरियत से चांद को तक रही थी कि फ़ोन की रिंग से उसकी माहौरियत टूटी। उसे मुड़कर मोबाइल पकड़ा तो स्क्रीन पर मूसा कॉलिंग लिखा था। उसने गहरा सांस भरते कॉल टर्न की। मोबाइल कान को लगाया। किधर हो तुम लोग और अभी तक आए क्यों नहीं? मूसा ने बेकरारी से पूछा। हम आज रात इधर ही ठहरेंगे। मूसा। वाई? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हमें यहीं पर रोक लिया था। और अब बारिश चाहे रुक भी गई है लेकिन सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो इतनी रात को यहाँ से निकलना हमें ठीक नहीं लगा, तो हम यहीं रुके। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दिमाग ख़राब है आपका? और आराम से घर में बैठे रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है इस मौसम में घर से बाहर जाने की। पूरिया ने गुस्से से कहा। अरे यार, बाहर देखो, पूरा चांद निकला हुआ है, कोई बारिश नहीं है यार। मूसा ने कहा। जो सड़कें इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है पानी से, उसके मुतालिक क्या कहना है? पूरिया ने कहा। कोई बात नहीं,
मैं आराम से गाड़ी चला कर आ जाऊँगा। मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, और मैं कल सुबह-सुबह ही वापस आ जाऊँगी। सूर्या ने उसे टपकते हुए कहा। ओके, फाइन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मूसा ने कहा। कैसी शर्त? तुम फ़ोन बंद नहीं करोगे और मेरे साथ बातें करती रहोगी जब तक मैं सो ना जाऊँ। मूसा की बात पर उसका मुंह हैरत से खुल गया था। कोई टीनेज लड़के हैं आप, और मैं कोई गर्लफ्रेंड हूँ आपकी? हुर्रियत तभी मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, ना आने की, तो तुम मेरी बात नहीं मान सकती? इतनी सी बात। मूसा ने कहा। गुड नाइट। हुर्रिया ने तब कर कहा, फिर कॉल काट दी। मूसा ने फिर से कॉल बैक की, तो हुर्रिया ने कॉल काट कर मोबाइल बंद कर दिया और आंखें मूंद दी। मूसा ने चिल्लाकर मोबाइल जोर से पटका और खुद भी सोफे पर सोने की कोशिश करने का लगा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उस दुश्मनी जान की तलब बढ़ती ही जा रही थी। फिर खुद से लड़ते लड़ते सो चुका था और अगले दिन सुबह फजर के टाइम में उठ गया। नमाज अदा करने के बाद वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। ये टाइम क्यों नहीं गुजर रहा? मूसा ने सुबह के 6 बजे घड़ी को देख रखा। फिर काफी देर दरवाजा नॉक हुआ तो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दरवाजा खोलते ही हमारा को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बेजारी बड़े लहजे में बोला। उसे वाकई से सुबह सुबह देखकर मूड इंतहाई खराब हुआ था। दिल तो किसी और को देखने का चाह रहा था, मगर सामने हमारा थी। ये कैसा सवाल है मूसा? मैं इतने दिनों के बाद अब्रॉड से आई हूँ और तुम्हारा इतना ठंडा रिएक्शन? हमारा ने उसके पीछे से हक करते हुए कहा। तो मूसा के अंदर जैसे बेचैनी से भड़की। उसे उसके वजूद से पहली बार घबराहट महसूस हुई। हमारा, चलो लाउंज में जाकर बात करते हैं, मूसा ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ा। तुम्हारा ने पीछे से खींचा और इसे अपना तवाजुन बरकरार न रख पाया और हमारा से टकराया और दोनों बेड पर गिरे। मूसा हड़बड़ा कर उठने लगा तो हमारा जल्दी से उस पर झुक गई, और यही लम्हा था जब हुरिया दरवाजे के पास ठहरी और मूसा ने जैसे सर घुमाकर देखा तो उसके तो छक्के छूट चुके थे। वो जल्दी से उठकर हुरिया के पीछे जाने लगा, तो हमारा ने उससे हाथ से पकड़कर उसे रोका। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मूसा? क्यों तुम इतने बदतमीज बेहद लड़की के पीछे पड़े हो? उसे गिरबान पकड़कर चीखी। शट अप एंड जस्ट गो टू हेल। मूसा ने उसे पीछे से धकेला और हुरिया के पीछे लगा। हमारा का चेहरा इस कदर जिल्लत पर बिगड़ गया था। मूसा, मूसा को उसके चिल्लाने की आवाज़ आई, मगर वो अनसुनी करता हुरिया के रूम में आया, चूंकि वाटू का दरवाज़ा खुली खड़ी थी। हम, मूसा हल्का सा खनकारा, मगर वो ऐसे बन गई जैसे वो कमरे में मौजूद था। दरअसल वो जो तुमने देखा सच नहीं था। मूसा ने जल्दी से कहा। मैंने कुछ पूछा? वो मुड़ते हुए इत्मीनान से बोली। उसका हर किस्म के जज्बात से आरी चेहरा देख मूसा साकित हो गया। वो हैरानी से उसे देख रहा था। वो इस कदर बदल चुकी थी कि जिसकी आंखों का दर्द आंसू बन जाया करता था। उसकी बेरुखी फिर बात में बात रो दिया करती थी कि अब दुख भी छुपा जाती है। पूरिया इसकी आंखों से निगाहें चुराकर फिर से वार्डरोब में घुस गई थी। जो हैरान है तुम्हारे सब पे, कह दो कत्ले इनसे, जो दामन पर नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। मूसा ने पास आकर उसके कान के करीब कहा। पूरिया के हाथ थम गए थे और एक आंसू टपक कर उसके रुखसार पर बह गया, मगर उसने बेदर्दी से अपने हाथ की पूंछ से उस आंसू को साफ किया। ऐसा कुछ नहीं है। पूरिया ने कपड़े निकालकर वार्डरोब जोर से बंद करते हुए कहा। अच्छा, तो फिर वार्डरोब पे गुस्सा क्यों निकाल रही? मूसा ने उसे वार्डरोब से लगाकर दाएं बाएं हाथ रखा और उसका रास्ता महसूस किया। मैंने तो किसी पर गुस्सा नहीं उतारी, लेकिन हाँ, हमारा को काफी गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो इसे जाकर मनाए। पूरिया ने तलक लहजे में कहा। वो मुझसे जितनी बार भी रूठी है, मैंने उसे बिल्कुल नहीं मनाया, और ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही किसी को सॉरी बोलता हूँ। यही बात यही बात मुझे सबसे बुरी लगती है। जो आपका तकब्बुर है ना, वो मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह के कामात को इतनी बेदर्दी से कुचल देते हो और फिर भी तकब्बुर से खड़े रहते हो। पूरिया ने गुस्से से कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं खुद को खुदा समझता हूँ। तो तब कर उठा। जी हाँ, मुझे यही लगता है। इंसान की खसलत नहीं है कि इतना तकब्बुर से ज़मीन पर चले। गलती की है तो माफ़ी मांगना इंसान की शान है, ना कि इस गलती पर डट कर तकब्बुर से कहना कि मैं अपनी गलती पर कभी माफ़ी नहीं मांगता। ये अल्लाह की तकब्बुर की चादर को चाक करता है, और ये बात अच्छे से आप जानते हैं कि आप हमेशा से गलत थे और गलत हैं। हाँ, मैं गलत ही था, तुम बिल्कुल ठीक थी। बस यहाँ कुछ और सुनना बाकी है। हम तो हैं ही पक्के जन्मी। तुम हो ना जन्नत की मलका। यू नो व्हाट, मेरा दिमाग खराब था कि मैं तुम्हारे आगे पीछे पागलों की तरह घूम रहा था, मगर तुम मेरी मोहब्बत की बिल्कुल काम में नहीं है। बाढ़ में जाओ तुम, और बाढ़ में जाए तुम्हारी इज्जत। लेकिन एक बात तुम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, मैं कभी कभी तलाक नहीं दूंगा, और ना ही कभी तुमसे माफ़ी मांगूंगा। और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो तुम वापस जा सकती हो,
मूसा ने चीख कर कहा और गुस्से से दरवाजा बंद करता वहां से निकल गया। हूरिया साकित जाम से खड़ी थी। उसका वजूद जैसे सुन हो गया था। फिर उसके जाते ही वो जमीन पर बैठती फूट फूट कर रोती। मूसा कमरे से निकलकर बेख्तियार डॉक्टर अहमद से मिलने चला गया और सर झुका उस शख्स के सामने बैठा था जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वो हर एक के जहन की गिरा को खोल देता है। फिर से मुझसे छोड़ देना चाहती है, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं खुद को वैसा बनाना चाहता हूँ जैसी वो है। लेकिन वो भी तो अपनी जिद पर हटे ना। वो तो अपनी जिद से हटती ही नहीं है। वो तलख लहजे में बोला, जिद नहीं करती, वो अल्लाह पर यकीन करती है और अल्लाह की मानती है। आप उसके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखे हुए हैं मूसा? आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या मुश्किलात दिखी। मेरी वालदा गवाह है, मैंने हमेशा उनकी मदद की और आज आपका भाई बनकर आपकी मदद करता हूँ। सिर्फ एक माफ़ी मांगने से अल्लाह पाक सब ठीक कर सकता है। तो आप ही माफ़ी मांग लीजिए ना। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं होंगे। लेकिन हूरिया के दिल पर लगे हुए जख्म शायद फिर से बढ़ जाए। अहमद ने कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हूरिया की मुश्किलात के बारे में बताया चला गया और मूसा हिचकियों से रो रहा था। मैं बहुत गुनहगार हूँ, उसके काबिल नहीं हूँ। मेरी वजह से वो इतनी तकलीफ सहती रही और मैं इस तकलीफ को कभी समझ ही नहीं पाया। उसका साथ देने के बजाय सबके साथ मिलकर उसके खिलाफ हो गया। मेरा तो अल्लाह भी मुझसे बहुत नाराज़ होगा। इसलिए बरसों से मुझे गुनाहों की दलदल में डाल दिया कि मैं महरम गैर महरम का फ़र्क तक भूल गया। मैं उस तरह से किस तरह माफ़ी मांगूँ? मैं उसके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहा। मूसा रोता जा रहा था और बोलता जा रहा था और दरवाजे पे खड़ी हुरिया नम आंखों से मुस्कुरा रही। वो भी आफ्ताब बेगम से मिलने आई थी कि अंदर से आती आवाज़ें सुनती वहीं पर रुक गई। फिर वो चलती हुई मूसा के पास आई और घुटनों के बल बैठते उसके हाथ थामे। तो इसने सर उठाकर देखा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मूसा हाथ छोड़े रोता जा रहा था। प्लीज़ ऐसा मत बोले। उनकी आंखें शर्मसारी से सब कुछ कह दिया था। वो अपने लब उसके हाथों पर रखते हुए बोली। तो मूसा ने उसे खुद में बेच लिया। अहमद ने नम आंखों से उसे देखा और दिल से उठती ठेसों को दबाते उनकी खुशियों की दुआ करने लगे। उन गुजरते सालों में हुरिया जैसी नेक लड़की को चाहने लगे थे, मगर कभी इजहार न कर पाए क्योंकि वो किसी और के निकाह में थी। और आज इन्होंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके हुरिया के यकीन के सफ़र को मुकम्मल कर दिया था। हुरिया को अल्लाह ने मूसा लौटा दिया था। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते चले गए। कुछ दिनों बाद हुरिया और मूसा उम्रा के लिए जा रहे थे और वो निकलने ही वाले थे कि हमारा बाहिर आए और चलती हुई मूसा के सामने खड़ी होगी। जल्दी आना, और जब आओगे तभी मेरी और हमाद की शादी होगी। वो पास आकर मुस्कुरा कर बोली। हमाद अमारा का मामूजा था और दोनों की पिछले हफ्ते ही मंगनी हुई थी। उन दोनों के एक दूसरे के साथ देख अमारा बहुत रोई। मगर मूसा ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वो हैरान रह गई। वो मूसा ही नहीं था जिसको वो जानती थी। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हूरिया समा गई हो और ऐसे मूसा को वो चाह भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने लिए अपना हम मिजाज हमाद चुना और इस पर बहुत खुश थी। इंशाल्लाह हम जल्दी आएंगे और तुम्हारी शादी की तैयारियां भी करेंगे। हूरिया ने उसके गले लगते हुए कहा। सारे शिकवे धुल चुके थे। फिर वो तीनों बाहर की जाने पड़ गए जहाँ उनकी नई मंजिल थी। उन्हें अपने परवरदिगार के सामने खड़े होकर शुक्र अदा करना था जिसने उनके यकीन के सफ़र को पूरा कर दिया था।